डाबर एक ऐसा ब्रांड जो 138 सालों से भारत के हर घर में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब एस.के. बर्मन जी ने इस ब्रांड की शुरुआत की थी तब लोग इन्हें फर्जी वैद्य कहते थे, क्योंकि इनकी दवाइयां इतनी असरदार थी कि लोगों को यकीन ही नहीं होता। डाबर की यह कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि बहुत सारे स्ट्रगल्स की भी है। कैसे मजबूरन कंपनी को अपना हेड ऑफिस छोड़ना पड़ा, क्यों एक ही रात में फैमिली के 8 मेंबर्स ने रिजाइन दे दिया, और कैसे डाबर ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि पतंजलि को उसी के गेम में हरा दिया। सब कुछ हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, डाबर की कहानी शुरू होती है 1856 से, जब बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान के घर एस.के. बर्मन का जन्म हुआ। उस टाइम शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये बच्चा एक दिन भारत के सबसे बड़े आयुर्वेदिक ब्रांड की नींव रखेगा। उस दौर में गांव का माहौल पूरी तरह से ट्रेडिशनल था। छोटी बड़ी सभी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों से किया जाता था। हाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ भी थी, लेकिन इतनी महंगी कि सिर्फ अमीर लोग ही उन्हें खरीद सकते थे। अब आम आदमी के पास में सिर्फ 3 रास्ते बचे थे: वैद्य से इलाज कराना, झाड़ फूक और टोटकों का सहारा लेना, और अगर कुछ न हो सके तो बीमार को भगवान भरोसे छोड़ देना। इसी टाइम पर हैजा, मलेरिया और प्लेग जैसी बीमारियां तबाही मचा रही थी, लेकिन लोगों के पास कोई सटीक इलाज ही नहीं था। ऐसे में एस.के. बर्मन ने सोचा कि क्यों ना आयुर्वेदा की गहराई से स्टडी करके इफेक्टिव मेडिसिन बनाई जाए, ताकि जो लोग महंगी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खरीद सकते उन्हें भी सही इलाज मिल सके। इसी सोच के साथ उन्होंने आयुर्वेदा और हर्बल मेडिसिन की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन गरीबी उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो कभी छोटे मोटे काम किए, कभी उधार लिया, लेकिन हार नहीं मानी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बंगाल के अलग अलग इलाकों में जाकर आयुर्वेदिक मेडिसिन पर रिसर्च करनी स्टार्ट की। वो गांव-गांव घूमते, जंगलों में जाते और वहां से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे को ही लेबोरेटरी बना दिया। ना कोई एडवांस इक्विपमेंट था, न अच्छी फैसिलिटीज, लेकिन इरादा मजबूत था। एस.के. बर्मन खुद अपने हाथों से दवाइयां तैयार करते और फिर साइकिल पर गांव-गांव घूमकर इसे लोगों तक पहुंचाते थे। सबसे पहले उन्होंने मलेरिया और पाचन यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियों के लिए दवाइयां बनाई, जो कि लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि ये असरदार थी और सस्ती भी। लेकिन कुछ लोग इतने गरीब थे कि इन सस्ती दवाइयों को भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसे में एस.के. बर्मन बिना किसी भेदभाव के फ्री में ही उनका इलाज कर देते थे। अब यूं तो उस समय की ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयां अपना असर दिखाने में काफी लंबा टाइम लेती थी, लेकिन एस.के. बर्मन की दवाइयां इतनी इफेक्टिव थी कि लोग इन्हें फर्जी वैद्य कहने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतनी जल्दी असर दिखाने वाली दवाइयां या तो जादू टोने से बनी है या फिर उनमें कोई हानिकारक पदार्थ मिलाई गई है। लेकिन धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ता गया, जिससे कि सिर्फ कोलकाता में मिलने वाली इन दवाइयों की डिमांड पूरे देश से आने लगी। और फिर इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ही एस.के. बर्मन ने साल 1884 में डाबर नाम से एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका डा वर्ड डॉक्टर से लिया गया था और बर वर्ड बर्मन से। असल में डाबर की दवाइयां सिर्फ घरेलू नुस्खे या दादी नानी के उपचार नहीं थे, बल्कि ये साइंटिफिक रिसर्च और क्वालिटी कंट्रोल के साथ बनाई गई असरदार रेमेडीज थी। इसीलिए देश के ज्यादातर हिस्सों में डाबर एक ट्रस्टेड ब्रांड बनने लगा और उनकी दवाइयों की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ने लगी। अब कंपनी के सामने एक नया चैलेंज खड़ा था, इतनी तेजी से बढ़ती डिमांड को फुलफिल कैसे करें। असल में अभी तक डाबर सिर्फ एक स्मॉल स्केल सेटअप था, जबकि बड़ा इम्पैक्ट बनाने के लिए अब भी उसे मास प्रोडक्शन की जरूरत थी। और फिर इस चैलेंज का सोल्यूशन मिला 1896 में, जब डाबर ने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया। ये आयुर्वेद के इतिहास का एक इम्पोर्टेंट मोड़ था, क्योंकि पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन को बड़े स्केल पर प्रॉपर तरीके से बनाया जाने लगा था। इससे न सिर्फ डाबर कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन तेज हुआ, बल्कि भारत में आयुर्वेदा को एक स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री बनाने की भी शुरुआत हो गई थी। डॉक्टर एस.के. बर्मन ने आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1907 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद से कंपनी की कमान उनके बेटे सी.एल. बर्मन के हाथों में आ गई। अब सी.एल. बर्मन के लिए चैलेंज ये था कि वो अपने पिता के विजन को न सिर्फ आगे बढ़ाएं, बल्कि नए दौर के अकॉर्डिंग इनोवेशन भी करें। और फिर इसी उद्देश्य से सी.एल. बर्मन ने कोलकाता के अंदर एक R&D सेंटर की भी शुरुआत की और कई सारी नई नई मेडिसिन को मार्केट में उतारा। लेकिन दोस्तों, सही मायनों में डाबर कंपनी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1949 में डाबर ने अपने च्यवनप्राश को लॉन्च किया।
अब च्यवनप्राश कोई नया टॉनिक नहीं था, बल्कि इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। कहते हैं कि महर्षि च्यवन्य नाम के एक ऋषि थे जो काफी बुजुर्ग हो गए थे और अपने हेल्थ को लेकर काफी टेंशन में रहते थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ खास जड़ी बूटियों को मिलाकर एक नुस्खा तैयार किया, जिससे उनकी बॉडी फिर से यंग और स्ट्रांग हो गई। और दोस्तों, इसी नुस्खे को ही आगे चलकर च्यवनप्राश कहा गया। अब वैसे तो भारत में आयुर्वेद की जड़ें बहुत गहरी थी, लेकिन साल 1800 के आते आते ये आयुर्वेद विज्ञान धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था। ऐसे में इसको बचाने के लिए डाबर ने वही सेम पुराने फॉर्मूला को मॉडर्न पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ में इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद से कंपनी ने च्यवनप्राश को ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए एक बड़ा मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया। अब दोस्तों, उस समय लोग सर्दी जुकाम से बचने के लिए घरेलू नुस्खे अपनाते थे, लेकिन डाबर ने उन्हें समझाया कि अगर रोजाना च्यवनप्राश लिया जाए तो बीमारियां पास भी नहीं आएंगी। इस कैंपेन का असर इतनी तेजी से हुआ कि स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर ऑफिस जाने वाले यंग लोग और घर के बुजुर्गों तक हर कोई च्यवनप्राश खाने लगा। साथ ही 1949 में डाबर लाल दंत मंजन को भी लॉन्च किया गया था, जो कि उस टाइम सुपरहिट रहा। और आगे चलकर इस मंजन का ये वाला आइकॉनिक ऐड तो आप लोगों ने देखा ही होगा। राजू, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। मैं डाबर का लाल दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन दोस्तों, डाबर च्यवनप्राश की ये सक्सेस बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिक पाई, क्योंकि 1950s में कई सारे नए नए ब्रांड्स इंडियन मार्केट में आने लगे और एलोपैथी की मेडिसिन भी पॉपुलर होने लगी थी। उन दवाइयों के सामने लोग आयुर्वेदा को पुराना और आउटडेटेड मानने लगे थे, और इसी वजह से बहुत सारी छोटी आयुर्वेदिक कंपनीज धीरे धीरे मार्केट से गायब होने लगी। ऐसे में डाबर को एहसास हो गया कि अगर उन्होंने कुछ नया नहीं किया तो फिर आयुर्वेद खत्म हो सकता है। इसी वजह से एक स्मार्ट मूव लेते हुए उन्होंने मॉडर्न रिसर्च और टेस्टिंग शुरू करके अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को साइंटिफिकली प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही कंपनी ने सिर्फ दवाइयों तक सीमित न रहकर FMCG मार्केट में भी एंटर करने का सोचा, ताकि वो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, हेयर ऑयल और स्किन केयर जैसे प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च कर सके। लेकिन इससे पहले कि डाबर अपने इस विजन पर काम कर पाता, कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी को अपना हेड ऑफिस तक बंद करके कोलकाता छोड़कर जाना पड़ा। एक्चुअली 1960s के एंड में वेस्ट बंगाल में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता काफी ज्यादा बढ़ गई थी। गरीब मजदूरों को लगने लगा था कि उनके साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, और यही गुस्सा धीरे धीरे कम्युनिस्ट मूवमेंट का रूप लेने लगा। और फिर जब इस मोमेंट में पॉलिटिक्स घुसा, तब हड़ताल होने शुरू हो गए। यहाँ तक कि किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और बिजनेसमैन पर हमले भी काफी आम हो गए थे, और इस माहौल में बिजनेस चलाना काफी मुश्किल हो गया। बिजनेस ओनर्स को अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी की चिंता सताने लगी, और उन्हें लगा कि यहाँ रहकर अब बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बिरला ग्रुप और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों ने अपना हेड ऑफिस वेस्ट बंगाल से बाहर शिफ्ट कर लिया। साथ ही टाटा ग्रुप ने भी अपने ऑपरेशंस को कम करके वेस्टर्न इंडिया पर फोकस करना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, दूसरी कंपनियों की तरह ही डाबर के लिए भी ये समय काफी मुश्किलों से भरा हुआ था। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन फैक्ट्री विजिट के दौरान CL बर्मन के पोते GC बर्मन को कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज ने लंबे टाइम तक चारों तरफ से घेर के रखा। इस हादसे में उनको किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन डाबर फैमिली को एहसास हो गया कि अब कोलकाता में बिजनेस करना सेफ नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपना हेड ऑफिस दिल्ली से सटे गाजियाबाद में शिफ्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों, ये शिफ्टिंग इतना आसान नहीं था। कोलकाता से गाजियाबाद शिफ्ट करने का मतलब था पूरे बिजनेस को नए सिरे से खड़ा करना। सबसे बड़ी दिक्कत वर्क फोर्स को लेकर थी, क्योंकि ज्यादातर एक्सपीरियंस्ड वर्कर कोलकाता में थे और उन्हें गाजियाबाद लाना बहुत मुश्किल था। जबकि दूसरी तरफ नए लोगों को ट्रेन करना काफी टाइम कंज्यूमिंग और महंगा भी था। इसके अलावा सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सब कुछ बिखर चुके थे, जिसकी वजह से बिजनेस काफी स्लो डाउन हो गया। एक टाइम तो ऐसा भी आया जब डाबर को लगा कि शायद ये शिफ्टिंग गलत फैसला था, लेकिन धीरे धीरे ही सही चीजें पटरी पर आने लगी। गाजियाबाद में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली के नजदीक होने का फायदा मिला, नई मार्केट्स में पहुंच आसान हुई और धीरे धीरे डाबर ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। खैर, इसके बाद से 1978 में कंपनी ने हाजमोला लॉन्च किया, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। असल में पहले लोग हाजमोला को पाउडर फॉर्म यानी कि चूर्ण के रूप में लेते थे, जो कि थोड़ा सा इनकन्वीनियंट था। इसीलिए डाबर ने इसे छोटे छोटे टैबलेट्स में निकाला। इसका असर ये हुआ कि हाजमोला हर इंडियन घर का हिस्सा बन गया और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसे चटपटी कैंडी की तरह खाने लगे।
और फिर इसी दौरान डाबर आंवला हेयर ऑयल भी लॉन्च हुआ, जिसने कुछ ही समय में इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला हेयर ऑयल का रिकॉर्ड बना लिया। इस सक्सेस ने प्रूव कर दिया था कि डाबर अब सिर्फ हेल्थ ही नहीं बल्कि ब्यूटी और पर्सनल केयर में भी अपना नाम बना सकता है। इसी के साथ कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट भी मार्केट में उतारा था जिसने डाबर को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। नाम था डाबर हनी। एक्चुअली उस जमाने में शहद ज्यादातर खुला ही बेचा जाता था। लोकल दुकानों और बाजारों में लोग बिना किसी पैकेजिंग के शहद खरीदते थे और असली नकली की पहचान करना बेहद मुश्किल होता था, क्योंकि शहद एक ऐसी चीज थी जिसमें मिलावट का डर हमेशा बना रहता था कि कहीं इसमें गुड़ या शक्कर का शीरा तो नहीं मिला दिया गया। लेकिन डाबर ने इसी प्रॉब्लम को ही पहचानते हुए इंडिया का अपना पहला साइंटिफिक टेस्टेड पैकेज्ड हनी मार्केट में उतारा, जिसकी प्योरिटी की गारंटी खुद कंपनी दे रही थी। शुद्ध डाबर हनी, ब्रेकफास्ट मस्त, एनर्जी जबरदस्त। और क्योंकि लोगों को अब शहद का एक ऐसा ऑप्शन मिल गया था जो न सिर्फ शुद्ध था बल्कि हाइजेनिक तरीके से पैक भी किया गया था, इसीलिए बहुत जल्द डाबर हनी हर घर का हिस्सा बन गया। इसके बाद से 1994 में डाबर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इसे सिर्फ एक फैमिली बिजनेस से निकालकर बहुत बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड में बदल दिया, क्योंकि इसी साल कंपनी ने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। इसका मतलब था कि अब ये सिर्फ एक पारिवारिक बिजनेस नहीं रहा बल्कि पूरे देश के लोगों को इस कंपनी का हिस्सा बनने का मौका मिला। और फिर दोस्तों इसी टाइम पीरियड के ही आसपास डाबर ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने इंडियन बेवरेज मार्केट में हलचल मचा दी। असल में उस टाइम इंडिया में पैकेज्ड जूस का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग या तो घर में जूस निकालते थे या फिर सड़क किनारे ठेलों से ताजा जूस पीते थे। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत थी हाइजीन की। घर में जूस बनाना झंझट वाला काम था और बाहर मिलने वाले जूस में गंदे पानी, मिलावट, मक्खी और मच्छर जैसी चीजों का खतरा हमेशा बना रहता था। और फिर डाबर ने इसी गैप को पहचाना और 1996 में रियल जूस को लॉन्च करके लोगों के लिए क्लीन, हाइजेनिक और सिंपल ऑप्शन प्रोवाइड किया। रियल जूस न सिर्फ असली फलों का रस था बल्कि ये प्रिजर्वेटिव फ्री भी था, यानी इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं मिलाया गया था। इसीलिए मार्केट में आते ही ये सुपर हिट हो गया और इसने डाबर के पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का काम किया। उस टाइम कंपनी ठीक ठाक ग्रो कर रही थी और बाकी आयुर्वेदिक ब्रांड के मुकाबले इसकी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट भी काफी बेहतर थी। लेकिन इसके बावजूद कंपनी के ग्रोथ से बर्मन फैमिली खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके प्रोडक्ट्स जितने बेहतरीन हैं, उन्हें उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही है। साथ ही उनका एक्सपेंशन भी काफी स्लो है। इसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए 1998 में उन्होंने कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी को हायर किया। और फिर मैकेंजी ने सबसे पहला सवाल मैनेजमेंट से ये पूछा कि क्या सिर्फ आपका लास्ट नेम बर्मन है, इसी वजह से आप इस बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं? ये सवाल सुनते ही बर्मन फैमिली सोचने पर मजबूर हो गई। असल में डाबर की जो 4th जनरेशन फैमिली बिजनेस चला रही थी वो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी, यानी कि उन्हें बिना किसी मेहनत के ही सब कुछ मिल गया था। ऐसे में उन्हें रियलाइज हुआ कि उनमें वो कैपेबिलिटीज नहीं थी जो कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए चाहिए होती है। और फिर ये बात समझ आते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि अब डाबर को प्रोफेशनल्स और एक्सपीरियंस्ड मैनेजर ही चलाएंगे। साथ ही कोई भी बर्मन फैमिली मेंबर कंपनी से सैलरी नहीं लेगा। हालांकि परिवार के सदस्य अपना डिविडेंड कलेक्ट कर सकते थे और डाबर के बाहर अपने वेंचर्स बना सकते थे। उस टाइम डाबर में 4थी और 5वीं पीढ़ी के 8 फैमिली मेंबर्स एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर थे और सभी ने एक ही रात में रिजाइन कर दिया। इसके बाद से सुनील दुग्गल को कंपनी का सीईओ अपॉइंट किया गया, जिनके पास में पेप्सिको जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस मौजूद था। इस तरह से जब कंपनी की जिम्मेदारियां प्रोफेशनल्स के हाथों में आई तो फिर डाबर की कई सारी स्ट्रेटेजीज में बड़ा बदलाव किया गया, जिसका सीधा असर सेल्स और ग्रोथ पर दिखने लगा। इस बदलाव का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 सालों के अंदर ही यानी साल 2000 तक डाबर का सालाना टर्नओवर पहली बार 1000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। ये डाबर के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन था, क्योंकि कंपनी अब सिर्फ एक फैमिली बिजनेस नहीं रही बल्कि एक कॉर्पोरेट जायंट के रूप में उभर रही थी और इसके प्रोडक्ट्स अमेरिका, यूके, मिडिल ईस्ट और यूरोप के अंदर भी एक्सपोर्ट किए जाने लगे। लेकिन दोस्तों यह ग्रोथ फेज कंपनी से बहुत जल्द छिन गया, क्योंकि 2006 में डाबर को अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर पतंजलि का सामना करना पड़ा। पतंजलि के एफएमसीजी मार्केट में कदम रखते ही डाबर के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी, स्वदेशी ब्रांडिंग और सस्ते प्रोडक्ट्स ने ग्राहकों को तेजी से अट्रैक्ट किया। इसके अलावा पतंजलि ने डाबर के कोर प्रोडक्ट्स जैसे च्यवनप्राश, हनी, टूथपेस्ट और हेयर ऑयल को सीधी टक्कर दी
और अपने प्रोडक्ट्स को 30 से 40% तक सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर दिया। इन सब स्ट्रैटेजीज के दम पर 2016 तक पतंजलि का टर्नओवर 10,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और ये आईटीसी के बाद इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एफएमसीजी ब्रांड कहलाने लगा, जो लगातार डाबर से उसका मार्केट शेयर छीनता ही जा रहा था। लेकिन इस मुश्किल फेज में भी डाबर ने हार मानने की बजाय खतरनाक स्ट्रैटेजीज बनाई और पतंजलि को उसी के गेम में मात दे डाली। सबसे पहले डाबर ने पतंजलि की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया, जो था क्वालिटी कंट्रोल। असल में पतंजलि की तेजी से बढ़ती डिमांड ने उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी को कमजोर कर दिया था, जिसके चलते कई सारे प्रोडक्ट्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में पतंजलि के प्रोडक्ट्स में मिलावट और गलत टेस्टिंग के आरोप लगे और फिर डाबर ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और पतंजलि जहां क्वालिटी को लेकर सवालों में घिर रहा था, वहीं डाबर ने ट्रस्ट, प्योरिटी और साइंटिफिक टेस्टिंग को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। पतंजलि सिर्फ देसी की बात कर रहा था, तो वहीं डाबर ने ट्रस्ट प्लस साइंस का कॉम्बिनेशन अपनाया। जैसे कि डाबर ने अपने हनी को 100% प्योर और मेडिकल ग्रेड का बताकर पतंजलि के हनी को पीछे कर दिया। इसके बाद से कंपनी ने डाबर च्यवनप्राश का शुगर फ्री वर्जन भी निकाला, जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए बेस्ट ऑप्शन था। साथ ही डाबर रेड टूथपेस्ट को 100% प्रूवन इफेक्टिवनेस के साथ में प्रमोट किया गया, जिससे ये न सिर्फ पतंजलि दंत कांति बल्कि कोलगेट को भी कड़ी टक्कर देने लगा। डाबर ने अपने प्रोडक्ट्स को हाई क्वालिटी दिखाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से ऐड करवाए और अपनी रिसर्च एंड टेस्टिंग को हाईलाइट किया। नतीजा ये हुआ कि डाबर ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली और पतंजलि की ग्रोथ को धीमा कर दिया। आज की अगर बात करें तो पतंजलि का मार्केट कैप जहां 64,716 करोड़ रुपए के आसपास है, वहीं डाबर का मार्केट कैप करीब 92,284 करोड़ रुपए है और ये आयुर्वेदिक एफएमसीजी का सबसे बड़ा ब्रांड बना हुआ है। आज डाबर का बिजनेस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 120 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। वैसे आपके घर में डाबर का कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।